अगले क्वेश्चन में तरीका वही रखना। क्या क्या तरीका मैं आपको प्रोसीजर, जहां आपने गारंटी देखना अभी 10 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा, जहां आप प्रोसीजर से डाइवर्ट हुए तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज चालू हुई, मतलब वो आपका गलती वहीं पे करा देगा, आपको आज ही पता लग जाएगा। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो, 3 बनेंगे 4 कॉलम बनेंगे, डिसाइड हो गया, लिख दो, कॉलम पूरे लिख दो, डिराइव कर दो किसका क्या डिफरेंस है। फिर सेकेंड स्टेप आपकी क्या होगी, ये प्राइस वाला कॉलम पूरा फिलअप कर दो, ये हमेशा क्वेश्चन देगा, तो ये 4 चीजें आपकी फिलअप हो जाएगी। फिर 2 चीजें भी क्वेश्चन को देना मजबूरी है, अनलेस एंड अनटिल वो रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। कौन कौन सी चीज, AQ ये लिख दो, फिर अटैक करो किस पर, RAQ पर। पहले AQ लिख दो, फिर उसको रेशो में बांट दो, फिर लास्ट में कूल माइंड से सोचो और उसके लिए एक लाइन जरूर बोलो, SQ किसके आधार पर, एक्चुअल आउटपुट नहीं, एक्चुअल आउटपुट के आधार पर। फिर निकालो, किसी की ताकत नहीं कि आपका स्टैंडर्ड में आधा नंबर भी डिडक्ट हो जाए। एक बार ये तरीका अपना के अगला क्वेश्चन 10 मिनट है आपके पास, जल्दी से इन 10 मिनट में 158 वाला पूरा आपको कंप्लीट करना है। उसने पूछा एक ही वेरिएंस है, मटेरियल यील्ड, लेकिन मैं चाहता हूं अपन अपनी प्रैक्टिस के लिए पूरे बना लो। चलिए 10 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, ईमानदारी से यूटिलाइज करना है 10 मिनट्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके द्वारा इसको सॉल्व करना। और एक दूसरे को बिल्कुल कोई नहीं समझाएगा ना।
बैठे मत रहना ना, करते रहना। एक बार हिम्मत आएगी अपने आप क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। जहां बैठे रहे मतलब गए। खुशबू वो समझ जाएगी, होशियार है वो, जो ही है वो। यश, प्रियाशा, सेल्फ करो रे बेटा, कुछ मत समझाओ एक दूसरे को, सेल्फ करो ये क्वेश्चन। चलो भाई चालू करूं। चलो भाई चालू कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया 4 कॉलम है, तो मैंने जल्दी से 4 कॉलम बना लिया, पूरा उसको स्टेटमेंट बना के रख दिया, है ना। अरे बना दिया मतलब ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी, 5 और 3। तो सबसे पहले यही लिखो ना, बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे अभी भी ये मेथड फॉलो नहीं कर रहे, आगे दिक्कत आएगी बच्चों। आपको अपने माइंड को सही समय में सही जगह यूटिलाइज करने के लिए आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा। जो दिया है उसमें क्यों हेडेक पाले, वो लिख दो ना यार, एक टेंशन मिटता है कि यहां पर ने लिख दिया। एपी भी कोइंसिडेंटली यहां पे कितना है, 5 और 3। क्या AQ दिया है क्या? हाँ, ये तो हमेशा क्वेश्चन ही देखा, अपन निकाल ही नहीं सकते। कितना, 200 और 500, 200 और 500। RAQ नहीं देगा कभी, है ना, कभी नहीं देगा, उम्मीद भी मत करना, अपने को निकालना पड़ेगा। RAQ के लिए हमें क्या चाहिए बताना, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी बोलना 200 प्लस 500। ये वाला 200 और 500 ना, क्योंकि इसमें गड़बड़ है इसलिए कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 200 और ये 500, ठीक है। टोटल 700 kg। किस रेशो में बांट दो, 2:5 के रेशो में। वेस्टेज की जरूरत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है वेस्टेज, तभी तो निकलता है एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है। कितना, 200 और वेस्टेज को भी बांटेंगे क्या, वो तो डीम्ड है, ज्यादा वेस्टेज हुआ तो आउटपुट कम आना है। तो कितना आ गया, 200 और 500। कोइंसिडेंटली सब यही यही आ रहा है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सही में इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, सही में जरूरत नहीं, क्योंकि क्लियर कट दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, 200 और 500। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कितने रुपए आएगा इस क्वेश्चन में, 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहां पे रेडीमेड दिया हुआ है 200 और 500। अब बोलो तो अपन इसको प्रूव भी कर लेंगे, सेम आएगा 200 और 500, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना है। बोला था एक आध क्वेश्चन में आपको हो सकता है वो रेडीमेड दे, लेकिन
इसमें दिया हुआ है, अधिकतर क्वेश्चन में नहीं देगा। बड़े कितने बच्चों का आ गया 200 और 500? जिन जिन का आया हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन उनके चेहरे मुझे बिल्कुल समझ में आ गए थे। 200 और 500 गलत है। अच्छा, तुमने काट दिया इतनी जल्दी? ओ हो। 200 और 500 से जो क्वांटिटी बनेगी वो 625 है। ये हमारा आउटपुट नहीं है। हमारा एसक्यू निकलता है किसके आधार पे? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 600 है। अगर आपने 200 और 500 मान लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आपने तो इसको फिक्स कॉस्ट मान लिया कि क्वांटिटी कम बने ज्यादा बने, हमारा मटेरियल तो 200-500 लगना है। अब देखो, कुछ बच्चे वेस्टेज में घूम गए, कुछ था ही नहीं। 200 लगता है 625 के लिए, तो 600 के लिए कितना? खत्म। क्या जरूरत है वेस्टेज को अलग से लेने की? हमने तो कल भी बोला था, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें नॉर्मल लॉस पहले ही क्या होता है? इंक्लूड होता है। जरूरत ही क्या अलग से लेने की उसको? 200 क्वांटिटी लगती है कितने आउटपुट के लिए? 625 के लिए। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 600। तो उसके लिए कितना? खत्म। बोलना 192 और 480। ऐसा है बॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसक्यू। और एसक्यू में अलर्ट जारी कर देना अपने आप को। पहले क्या ढूंढना है एसक्यू निकालने से पहले? एक्चुअल आउटपुट कितना है। बोलो भाई। 200 लगता है कितने के लिए? 625 के आउटपुट के लिए। तो हमारा आउटपुट कितना आया? 600। तो 192 और ये 480। कुछ चीजें ना आपको अपने लेवल पर इग्नोर करनी आनी चाहिए कि यार वेस्टेज जो है वो तो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस तो पहले ही स्टैंडर्ड में शामिल होता ही होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाना तो स्टैंडर्ड भी फिर 3 होते हैं, आइडियल, अटेनेबल और बेसिक। उसमें फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कभी शामिल करते हैं, कभी शामिल नहीं करते हैं। वो देखना है तो फिर बोलो, वो बहुत बाहर की दुनिया हो जाएगी अलग। ये कुछ भी नहीं है जो अपन पढ़ते ना, बिल्कुल फोकट पढ़ रहे हैं। बहुत शिकायत है अपने तो इंस्टीट्यूट से, सीए फाइनल में भी तुम यही पढ़ा रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कोई काम का ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड में एक होता है आइडियल स्टैंडर्ड, एक होता है अटेनेबल स्टैंडर्ड और एक होता है बेसिक स्टैंडर्ड। तीनों के नियम अलग अलग होते हैं कि उसमें नॉर्मल लॉस शामिल करना है या नहीं करना है। जाना है उसमें? नहीं, चेहरे नहीं लग रहे आपको। चलो बोलो भाई। सर पहले ये आ जाए, वो तो आ ही जाएगा। टोटल बोलो। 2400, 2500। तो यील्ड वेरिएंस आ गया 100 एडवर्स। यही पूछा था, बाकी तो पूछा भी नहीं था, अपन अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाला। और जब थोड़े से मैच्योर हो जाओगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा 2 कॉलम बनाने में आगे वाले कॉलम फिलअप करने की भी जरूरत नहीं है। वो लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। तो ये तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। किन 2 चीजों को आप अभी ड्रॉप कर देना, एसक्यू और आरएक्यू। फिर उसमें पहले किसको करना? आरएक्यू। आरएक्यू हमेशा सिंपल जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं। एक्यू दिया रहेगा, टोटल लगाओ और उसको रेशो में बांट दो, स्टैंडर्ड रेशो। ये दिक्कत नहीं देगा। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये दिमाग लाना पड़ेगा। ये सबसे एरर जोन है। हाईवे में जाओ, बोलते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन जोन, तो यहां पे यही है। यही आपके नंबर लेके डुबाएगा। और ये बस यहां पे, लेकिन अगर आपने अलर्ट रखा ना कि एसक्यू, पहले वो डायलॉग बोल देना एक बार, एसक्यू निकलेगा किसके आधार पे? एक्चुअल आउटपुट। अगर उसने एसक्यू वर्ड बोला है तो जरा चेक कर लो क्या उसका एसक्यू का आउटपुट और हमारा एक्चुअल आउटपुट सेम है? सेम है, तो मतलब दिया हुआ है। 99.9% नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो बस वो निकालना और जोड़ी तो जमाना है यार। इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना। कोई बहुत टफ चीज नहीं है, अलर्ट मांगता है, अलर्ट होना चाहिए आपको यहां पे बहुत ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए, 159 और इसमें मुझे आप निकाल के बता दीजिए सिर्फ एसक्यू, ए का एसक्यू। नहीं, एक काम करो ना, पूरा ही करो ना यार कंप्लीट। कोई 4 कॉलम फिर से बनाओ, सब चीजें लिखो। अरे कौन सा कर रहा है मनीष तू? नहीं सर, 4 कॉलम बनाइए, 4 कॉलम फिलअप कीजिए, 2 कॉलम छोड़ दीजिए, एसक्यू और आरएक्यू। पहले आरएक्यू कर लेना, एसक्यू लिखना मत, बस कैलकुलेटर में लिख देना क्या आ रहा है एसक्यू।
5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। एफ क्यू लिखना मत मेन कॉलम में, बस आप निकाल लेना ए का ही, है ना। वो एक बड़ा आर ए क्यू गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं आर ए क्यू में गलत होने लायक। जो है खेल एस क्यू का है, कोशिश जरूर करना लेकिन एस क्यू निकालने की।
आर ए क्यू निकाल लिया, एस क्यू ए का जरूर निकालना भाई, एक एस क्यू आपके द्वारा फाइंड आउट होना ही चाहिए, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे बारीक पॉइंट क्या था, मैं समझा दूंगा, मजा नहीं आएगा। चलो बच्चों, यहां तक तो सभी ने पूरा सही किया होगा, है ना। अब हमेशा वापस बोल रहा हूं, अगर ये तरीका आप अपना रहे हो, 7.5 नंबर भी नहीं 8 नंबर मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आप इस एरिया में। यहां पे किसी से गलती नहीं होती, क्योंकि 99 नहीं 100% ये जितनी भी चीजें अपन ने लिखाई है, हर क्वेश्चन में कौन देगा, क्वेश्चन देगा। सिर्फ रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन में ये चीजें नहीं मिलती है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें वेरियांस हमें निकालना होता है, ये क्वेश्चन ही देगा। अब इन दोनों के मुकाबले कम अलर्ट वाला कौन है, आर ए क्यू, मतलब उसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, तो पहले आर ए क्यू लिख दो। आर ए क्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्यू। ए क्यू का टोटल करो 5000 प्लस 2900 प्लस 4400, कितना, 12300। कोई बहुत बड़ी बात है क्या इसको निकालना, नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए अपन इसको बाद में करते हैं। 12300 का रेशो में बांट दो, 6:4:5, तो बोलना क्या आया, 4920 32 40 100। अब देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन पहली बार आता ना, मैं बोलता आपके 3 वेरियांस गलत होते, लेकिन 2 तो अभी भी सही होते। कौन कौन से 3 गलत होते, कोई इसमें डाउट नहीं है। कौन कौन से, जो जो इससे डिपेंडेंट है वो गलत होते। ये आपका सही हो जाता, ये आपका सही हो जाता, लेकिन 1 2 3 ये तिकड़म आपका गलत हो जाता। बहुत स्पेशल केस है यहाँ पे एसक्यू निकालना, बहुत स्पेशल केस है। जरा ध्यान दो क्या स्पेशल, उम्मीद है यहां तक सभी का सही हुआ होगा। और देखो फर्क पड़ता है माइंड में कि हाँ यार हमें अब सिर्फ क्या निकालना है, एसक्यू। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन किसमें जाएगा, एसक्यू। और बिना लिखे अगर आपने कोशिश किया बच्चों, वो किस्मत की बात है, फिर तो सही हो जाए तो बहुत बात अलग है। किस्मत के भरोसे आप हर बार आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको अप्रोच बहुत प्रॉपर लेना पड़ेगा। अब ध्यान दो क्या स्पेशल है यहां पे। कुछ बच्चों ने बिल्कुल ये सही पकड़ा है कि ये आप नहीं लिख सकते। कौन सा अमाउंट, 600 400 500 लिख सकते हैं क्या, नहीं, उसका आउटपुट अलग है। जबकि हमें एसक्यू के लिए कौन सा आउटपुट चाहिए, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दिया है कितना, 6,20,000, जबकि ये आउटपुट किसके लिए दिया है, 20,000 के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताना, 600 ऊपर रखूं या 20,000 ऊपर रखूं, 600 ऊपर रखूं, डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 620। अरे रुको तो सरी, ये वाला तरीका बिल्कुल चल जाता अगर एक पॉइंट नहीं होता यहां पे। तो ये कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा, ये आईपीसीसी का क्वेश्चन है, याद आया। इतना याद आता होता सर आज हम कहां होते। बताऊं क्या गलती है, ध्यान दो, बहुत प्यारा पॉइंट है। ये गलत हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या गलत होने का, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको बहुत डिटेल में ले जा रहा हूं।
डिनोमिनेशन ऑफ, अभी आप मत लिखो, डिनोमिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ध्यान से सुनना, केस 1 ले लो आप इधर। अगर ये केजी है तो ये भी केजी। सेकंड केस, ये लीटर्स है और ये केजी है। कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? फर्स्ट वाला चलेगा, सेकंड वाला भी चलेगा। चलेगा क्या? यस यस। आप इसमें आ जाओ ना भाई। कोई जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है कि इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन मतलब इनपुट को किसमें मेजर किया जा रहा है और आउटपुट को किसमें मेजर किया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। एग्जांपल बोल दो कोई चीज का, 1 लीटर में एक्सप्रेस है लेकिन जो आउटपुट है वो केजीस में। खाने पीने की दुनिया अपनी तो ज्यादा है ना, जल्दी बोल दो। मिल्क लीटर में है उसका इनपुट, और अगर जो मिठाई आ रही है छेना मिठाई वो किलो या पर पीस में बिक रही है। बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप दूसरा ले सकते हो, क्लॉथ वाला एग्जांपल, मीटर्स में। ये तो अपने पेटेंट एग्जांपल है ना, कभी चेंज होते ही नहीं। पर दर्जन शर्ट बेचो या पर पीस बेच सकते हो आप, पर यूनिट बेचते हैं शर्ट, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है शर्ट के केस में। ये स्वीट्स के केस में। बिल्डर के लिए ले लो आप, सीमेंट, आयरन, सैंड, ये अलग डिनोमिनेशन में आते हैं, जबकि उसका जो आउटपुट है वो क्या है? बिल्डिंग। वो किस डिनोमिनेशन में बेचता है? पर फ्लैट नहीं, पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर मीटर के डिनोमिनेशन में बेचा जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है आप कंपैरिजन करने के लिए कि इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए? सेम है तो भी चलेगा, सेम है तो भी चलेगा, अलग अलग है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं। कब नहीं चलेगा ध्यान देना। जैसे यहां पे कोई इश्यू नहीं है, देखो किसमें डिनोमिनेटेड है? इनपुट केजी में डिनोमिनेटेड है, आउटपुट किसमें डिनोमिनेटेड है? स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स में। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल। इसके कारण कोई ये वाला पॉइंट गलत नहीं हो रहा जो अपन ने लिखा था 600 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 6,20,000। इस पॉइंट के कारण ये गलत नहीं हो रहा है। 600 क्या है? केजीज। 20,000 क्या है? स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स। बिल्कुल ये ग्रीन सिग्नल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें बताऊं दिक्कत क्या है? अब साथ में बोलना, 600 केजी इनपुट लगना चाहिए, आगे बोलते चलना, बोलना 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स के लिए। तो बताओ कब ग्रीन सिग्नल होता? जब ये भी स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स होता, ये ग्रीन सिग्नल होता। रेड सिग्नल क्यों है? क्योंकि जब आप देखोगे 6,20,000, तो जब आप देखो 6,20,000 क्या है? 6,20,000 क्या है? टाइल्स है। ध्यान से पढ़ो उसको, प्रॉब्लम यहां पे जोड़ी नहीं जम रही ना। या तो ऐसा होना चाहिए 600 केजी लगता है 20,000 टाइल्स के लिए। 600 केजी लगता है कितने टाइल्स के लिए? 20,000 टाइल्स के लिए। तो 6,20,000 टाइल्स के लिए कितना? बिल्कुल चलेगा, ये भी चलेगा। 600 लगता है कितने स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स के लिए? 20,000। तो आप ये बोलो ना 6,20,000 क्या है? स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स है, तो भी चलेगा। प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों क्या है पहले तो बताओ, इनपुट है कि आउटपुट है? ये दोनों आउटपुट है। आउटपुट के डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए, तब जाके आप निकाल पाओगे इसके लिए कितना। आगे बोलना, तो इसके लिए कितना। अगर इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना। ये जोड़ी तभी जम पाएगी जब किसका डिनोमिनेशन सेम होना चाहिए? आउटपुट का डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखो आप। 20,000 क्या बोला है? टाइल्स नहीं बोला है। 20,000 क्या बोला है? स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स बोला है। और 6,20,000 क्या बोला है? टाइल्स बोल रहा है। दोनों कंपेरेबल ही नहीं है बॉस, दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। अब समझ में आया पॉइंट क्या है? तो ध्यान देना, क्या सेम होना चाहिए?
डिनोमिनेशन ऑफ budgeted output and actual output must be same. ये kgs है तो ये kg होना चाहिए, ये लीटर्स है तो ये kg हुआ तो ये चलेगा, यस ये चलेगा नहीं। और नहीं मतलब kg को लीटर में कन्वर्ट करूं या लीटर को kg में कन्वर्ट करूं, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिनोमिनेशन क्या रखना है, सेम रखना। ये पहले केस लिखो आप पूरा, बहुत अच्छा पॉइंट दिया इस क्वेश्चन ने। डाउट है युक्ति के बारे में? नहीं, सही लिया नाम। हेडिंग तो डाल दो, इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग डाल दो, 2 लाइन की है 2 लाइन। अरे एडजस्ट कर लो ना, क्या है। लिखो, डिनोमिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मे बी सेम ऑब्लिक डिफरेंट, कुछ भी चलेगा। But denomination of budgeted output and actual output must be same. चलो भाई, बड़े स्टार का मतलब लिख दो, 9 में जो अपन ने स्टार लगाया है नीचे। ईदर कन्वर्ट, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन आगे जरूर बढ़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी? कौन सी बड़ी टर्मिनोलॉजी है? देखो, ये तो बहुत नाइंसाफी थी बच्चे के साथ, ये सही में नाइंसाफी थी कि आप ये वाला टाइल्स वाला दे रहे हो कि इंजीनियर आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी, लेकिन लीटर और केजी वाला डिनोमिनेशन आपको नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही जनरल नॉलेज। बराबर होते? बहुत बढ़िया, क्या बात कर दी आपने, वेरी गुड। केजी बड़ा डिनोमिनेशन होता है लीटर से। जो आप मिल्क, जो आप क्लैरिफाइड बटर घी खरीदते हो ना डेयरी से, वो जनरली लीटर में नहीं बेचते, वो केजी में बेचते हैं। जबकि जो अमूल या इंदौरी जो है मालवा में, सांची, ये जो आप खरीदते हो ना वो लीटर्स में मिलता है। तो अगर दोनों लोग 400 रुपए किलो बेच रहे हैं और क्वालिटी सेम है, इट्स बेटर टू गो फॉर
डेयरी। क्यों? वहां पे 1 लीटर मिला आपको ब्रांडेड वाला और यहां पे 1 केजी मिला। 1 लीटर इज इक्वल टू 0.956 केजी। और एक और आपको नॉलेज होना चाहिए, कभी आया ना, देखो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास ये है, ये आईपीसीसी के मॉड्यूल में भी है, ये फाइनल के मॉड्यूल में भी है। कभी बनाने वाला बोले नहीं यार ये जाती है बच्चों से ये पूछना, तो केजी और लीटर में दे दे या पाउंड और केजी में दे दे। पाउंड तो सभी को पता ही है, मैं भी भूल गया। 0.4 कुछ आता है, 400 450 के आसपास 1 पाउंड होता है, मतलब केजी में अगर कन्वर्ट करें तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4 या 0.424 ऐसी कुछ होता है केजी। अब कुछ बच्चे मोबाइल निकाल कर इसमें देख रहे हैं ना, मनीष रंदे। चलो बड़े आगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आप बताइए, जब भी अपन एलईडी टीवी खरीदते हैं तो क्या मेजरमेंट होता है एलईडी टीवी को? ब्रांड छोड़ दो आप, सोनी का है, ये है, कैसे मेजर होता है एलईडी टीवी? इंचेस में। इंचेस में डायगोनल होता है ना? थिकनेस मैटर करती है क्या इंचेस में? मैं बोलूं मेरे घर पे 21 इंच टीवी है ना, तो थिकनेस मैटर करती है क्या 21 इंच की? याद करो पुराने जमाने की टीवी भी इतनी होती थी, लेकिन उसके इंच डायगोनली देखोगे तो आप 21। आज के जमाने की एलईडी टीवी भी इतनी मिलेगी थिकनेस और डायगोनली आपको 21 इंच। तो कहने का मतलब जब आप मेजर करते हो इंचेस में, जब आप मेजर करते हो फीट में, तो थिकनेस मैटर नहीं करती है। थिकनेस कब मैटर करती है? जब हमारा मेजरमेंट वेट हो। टाइल्स को भी सुना है आपने, स्क्वायर फीट में मेजर होती है। तो ध्यान देना, ये जो टाइल्स बनाते हैं 6 इंच बाय 6 इंच मल्टीप्लाई बाय ½ इंच। ये ½ इंच क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज नहीं है बहुत, ये जाती है बच्चों के साथ कि आप ये वाला सवाल पूछ रहे हो, मैं तो मानता हूं। ये ½ इंच होती है उसकी थिकनेस। थिकनेस का कोई मतलब नहीं है जब आप मेजर करते हो स्क्वायर फीट या इंचेस में मेजर करते हो, तो थिकनेस 1 इंच हो 2 इंच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइल्स का साइज क्या है? 6 बाय 6, 6 इंच बाय 6 इंच, मतलब एक टाइल्स में कितने इंच होती है? 36। थिकनेस का वापस बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, ये जनरल नॉलेज नहीं बोलूंगा, जाती है इंस्टीट्यूट की कि इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। आपको करना है तो आप लीटर और इसमें पूछो, ये बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन डिनोमिनेशन है रियल लाइफ का, ये जनरली पता नहीं होता भाई बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन करना अच्छा है, कभी आ गया तो अपने को थोड़ा एडवांटेज रहेगा। तो ये 6 इंच ऐसा, ये 6 इंच ऐसा, और ½ इंच मतलब थिकनेस। कहीं लिख लेना भाई, ½ इंच का मतलब थिकनेस। तो अल्टीमेटली एक टाइल्स में कितने इंच है? 36। ठीक है, 1 फीट में, ये अब जनरल नॉलेज है, ये आना चाहिए सबको। 1 फीट में कितने इंच? 12। उसी को मैं बोलता हूं 1 स्क्वायर फीट। स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अरे जल्दी बोलो रे, 144। तो 1 स्क्वायर फीट मतलब 144 इंचेस। ध्यान से सुनना भाई, 1 स्क्वायर फीट मतलब 144 इंचेस। और एक टाइल्स में कितने इंच? 36। क्या मीनिंगफुल बता सकता हूं मैं? एक टाइल्स में 36 इंच, 1 स्क्वायर फीट में 144 इंचेस, मतलब 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 4 टाइल्स। जरा सोचो, ये सिंपल था भाई, ये टिपिकल था भाई। ये ½ इंच क्या होता है बच्चों को यार जनरली नॉलेज नहीं होता भाई, ये अलग ही लाइन है, कोई कॉमर्स लाइन से रिलेटेड नहीं है। किसी का घर बना हो, उसने खरीदा हो, तो फिर बात अलग होती है, नॉलेज रहता है। बढ़ू तो एक टाइल्स में कितने इंच? एक टाइल्स में कितने इंच? 36 इंच। 1 स्क्वायर फीट में कितने इंच? 144। इसी में 1 स्क्वायर फीट को बोल सकता हूं 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 4 टाइल्स। तो अब मैं या तो एक काम करूं, सुनना पूरा इधर, 20,000 क्या है? स्क्वायर फीट। मैं इसको बोल सकता हूं 80,000 टाइल्स। बात बिल्कुल एक ही है। हाँ में हाँ मत मिलाना जब तक आपका दिमाग ना बोले हाँ यार ये सही हो रहा है। नहीं बोलना है मुझे 20,000 स्क्वायर फीट, मुझे बोलना है 80,000 टाइल्स, तो भी चलेगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइल्स? 4। तो देखो, लिखो मत, 1 मिनट लिखो मत। या तो मैं ऐसा करूं 600, किसमें डिनोमिनेटेड है? अरे बोलो ना, केजी इसमें,
20,000 किसमें डिनोमिनेटेड है? स्क्वायर फीट में। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? टाइल्स में। 80,000। ये चलेगा? पहले तो ये बताओ, इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन अलग अलग है। बिल्कुल चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 6,20,000, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 6,20,000 टाइल्स। मतलब मैंने स्क्वायर फीट वाले को किसमें कन्वर्ट कर दिया? टाइल्स में। क्या ऐसा ही करना था? नहीं, दूसरा भी चलेगा। निकालना एक बार इसका आंसर। 4650 kgs की टाइल्स। हाँ, फंस गए। केजी ना भाई, कि मटेरियल निकाल रहे हो। इसका दूसरा तरीका भी है। 600 मल्टीप्लाई बाय, आप यहां पे रहने दो 20,000 स्क्वायर फीट। तो एक काम करो, एक टाइल्स में आपको पता है कितने इंच है? जल्दी बोलो। एक टाइल्स में कितने इंच? 36। तो लेना 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 36। जो भी आया, ये इंचेस आ गए। अपने को कन्वर्ट करना है इस इंचेस को किसमें? स्क्वायर फीट में। तो डिवाइडेड बाय कर दो 144। 1,00,000। आंसर निकालो, सेम आएगा। एक बार निकालना जरूर। सेम आंसर आ रहा है 4 फीट। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है आप स्क्वायर फीट वाले को टाइल्स में कन्वर्ट करो या टाइल्स वाले को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करो। कुछ भी करो ना भाई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट का डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बड़े। तो बहुत महफिले जाएगा क्वेश्चन था, ये नहीं बोलूंगा जनरल नॉलेज है, बनना चाहिए था। बहुत प्यारा पार्ट है। सिर्फ कहां पर? एसक्यू निकालते समय। चलो लिखो इसको अच्छे से। अच्छा, स्टार का मतलब नहीं लिखेगा? बहुत बढ़िया, लिखो भाई। तो फिर अपन एकदम से कब चालू? इधर तो बोला था मैंने, इधर कन्वर्ट। अच्छा, फिर उसमें चले गए थे कि 1 लीटर में कितने। हाँ, इधर कन्वर्ट लीटर्स इनटू केजी। इधर कन्वर्ट्स, तिवारी जी लिख लो यार, लीटर्स इनटू केजी और केजीज इनटू लीटर्स। एक बात तो कंफर्म है, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। आउटपुट का डिनोमिनेशन सेम कि इनपुट आउटपुट का सेम है ना? इनपुट आउटपुट का डिनोमिनेशन कभी सेम करने की कोशिश भी मत करना, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। चलो भाई, अब अच्छे भी लिखना है इसको रेड पेन से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 1 टाइल्स इज इक्वल टू 6 इंच बाय 6 इंच मल्टीप्लाई बाय ½ इंच। ये है उसकी थिकनेस। It's of no use when measurement is done in इसका कब रोल आता? थिकनेस का कब रोल होता है? जब वेट में अगर मेजर होता तो डेफिनेटली थिकनेस का भी रोल होता। तो हम अब ये बोल सकते हैं एक टाइल्स में कितने इंच? 36 इंच। सेकेंड पॉइंट, 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंचेस इज इक्वल टू 144 इंचेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, देयरफॉर 1 स्क्वायर फीट will contain 4 tiles. (144 divided by 36). लेना भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब निकाली जा सकती है एक ही।
600 kg divided by output denomination must be same. हो गया? अब बोलना आंसर। 4650 30 100 38 अब आपके लिए अभी खत्म नहीं है बैच है ना, अभी 10 मिनट बाकी है। कंपलसरी नहीं 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 कौन है बस वाला? हाँ, अब कंपलसरी होमवर्क है, सभी का टोटल लगाएंगे और वो स्टेटमेंट पूरा बना के लाएंगे जैसा एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना, कल चेक होगा। अब अपन चालू कर रहे हैं लेबर। हेडिंग डाल दो। कोई है कुछ बोल रहा है? अदिति, तो ऐसा चेहरे में ऐसा मत बनाओ, इतना जुल्म नहीं हो रहा है आप लोगों के ऊपर। लेबर वेरियांस, हाँ एक कहीं टॉप मार्जिन में लिख दो, मटेरियल यील्ड वेरियांस इज ऑल्सो नोन एज, मटेरियल टॉप मार्जिन में लिख दो कहीं पे, मटेरियल यील्ड वेरियांस इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल सब यूसेज वेरियांस। मटेरियल यील्ड वेरियांस इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल सब यूसेज वेरियांस। अब ये आने वाले 9 मिनट कुछ नया सीखना है या पुराना वाला सीखना है? जो बोलो। पुराना वाला सीखना है तो फिर अपन इसके फॉर्मूले डिराइव कर ले, नया सीखना है तो फिर कुछ नया सीख सकते हैं 9 मिनट में। नया चलो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर नहीं रहेगी तो आपको बहुत डुबाएगा है ना, तो बिल्कुल आप हाथ के हाथ बनाते जाना। बात नहीं चलो
सबसे बड़ा वर्ड होता है वर्कर में गैंग। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर हो, चाहे उनका कोई भी स्किल लेवल हो, सभी वर्कर को मिला देंगे। सभी वर्कर, चाहे कोई भी स्किल लेवल हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, लेबर अगर है, सभी को मिला के क्या बोला जाएगा? विकास गैंग। फिर उसमें होती है अलग अलग कैटेगरीज। अपन नाम ले लेते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ये टर्मोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर इसके लॉजिक डेवलप नहीं होते। तो गैंग क्या भाई? ऑल द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। अब जो गैंग है उसमें अगर आपको स्किल वाइज बाइफरकेट करना है, कैसे बाइफरकेट करना है? स्किल वाइज, तो इनको बोला जाएगा कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। दिस आर नोन एज कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। अब फिर इनमें भी एक छोटा वर्ड और आता है, ये आते हैं इसमें अलग अलग वर्कर्स रहेंगे। तो सबसे छोटी टर्मिनोलॉजी क्या है लेबर में? वर्कर। फिर सिमिलर स्किल वाले वर्कर को क्या बोला जाता है? सिमिलर स्किल वाले वर्कर को एक साथ वर्ड बोलना है तो कैटेगरी। और सभी वर्कर, चाहे उनका स्किल लेवल कुछ भी हो, तो क्या बोला जाएगा? उनको गैंग बोला जाएगा। बताना आउटपुट कौन देता है? गैंग देता है, कैटेगरी देती है, या वर्कर देते हैं? सोचकर बोलना। कब मेरे हाथ में आउटपुट आएगा? जब वर्कर वर्क करे, कैटेगरी ऑफ वर्कर वर्क करे, या गैंग वर्क करे। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जब गैंग वर्क करेगा तब जाके आपके इसमें आउटपुट आएगा, क्योंकि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। सबसे पहले वर्क कर देगा अनस्किल्ड, फिर उसके ऊपर सेमी स्किल्ड, फिर उसके ऊपर स्किल्ड वर्क करेगा। तो तीनों कैटेगरी ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपको आउटपुट आएगा। अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं, gang worked for 20 hours to produce a unit. What does it mean? Gang worked for 20 hours to produce a unit. What does it mean? लिखना मत, मैं कल लिखाऊंगा आते बाद इसको। अभी सिर्फ एक लाइन के साथ आज देखते हैं। मैंने बोला gang worked for 20 hours to produce a unit। इसका मतलब उस गैंग में, लिखना मत, मैं कल लिखाऊंगा, उस गैंग में जितने वर्कर है, हर वर्कर ने कितने कितने आवर वर्क किया? 20 आवर वर्क किया, तब जाके एक यूनिट बनी। ये सेंटेंस सही है? या मेरे गैंग में 10 वर्कर है तो हर वर्कर ने 2-2 घंटे वर्क किया? मैंने वापस बोल रहा हूं, गैंग वर्क फॉर 20 आवर्स टू प्रोड्यूस अ यूनिट। गैंग ने 20 घंटे वर्क किया एक यूनिट को बनाने में, और गैंग में वर्कर कितने? 10। तो हर वर्कर ने 20-20 घंटे और वर्क किया, या हर एक वर्कर ने 2-2 घंटे और वर्क किया? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे अपन। पहला वाला सेंटेंस इसमें सही है। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्कर वर्क कर रहा है 2 घंटे,
बचे हुए 9 वर्कर खाली बैठे। पॉसिबल है क्या? हर कोई अपना अपना वर्क क्या कर रहा है? एक बिल्डिंग इमेजिन करो, जब बिल्डिंग बनती है, जो स्किल्ड वाला बंदा होता है वो वॉल बना रहा होता है, जो अनस्किल्ड वाला बंदा होता है वो रेती और जो भी सीमेंट लग रहा है वो अनलोड करता है। तीसरा वाला वर्क होता है जो सेमी स्किल्ड होता है, वो मसाला तैयार करता है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि वॉल वाला वॉल बना रहा है तो दोनों वर्कर खाली बैठे? सब अपने आप में अपना अपना वर्क क्या करते जा रहे हैं? करते जा रहे। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जब भी बोला जाएगा गैंग ने इतने आवर वर्क किया, तो हमेशा याद रखना गैंग में जितने आवर है, हर बंदे ने इंडिविजुअली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बंदे ने इंडिविजुअली उतने उतने आवर वर्क किया है, ऐसा। ठीक है, तो अपन इसको कल और आगे बढ़ाते हैं। तो आज के आनंद की जय।